हमें इस इंसान से बचा ले ऊपर वाले, यह तो आज हमें कच्चा ही खा जाएगा। खुद उसने ही कहा। कहानी की तरह लगा वह कमरे में खिड़की ढूंढने लगा। तभी दरवाजा जोर से बजा। हानिया दरवाजे खोले। बाहर से अरहम चिल्ला रहा था। उसकी आवाज में खून सवार था, जैसे आज हानिया उसके हाथों कत्ल हो जाएगी। हानिया, अगर 2 मिनट में तुरंत दरवाजा नहीं खोला तो मेरे पास मास्टर चाबी है। मैं खुद दरवाजा खोलकर अंदर आ जाऊंगा और तुम्हारा वो हाल कर दूंगा जो तुमने कभी सोच भी नहीं सकती। अरहम चीख रहा था। हानिया की आत्मा तक कांप गई थी। वह लाल रंग की नेट की साड़ी में ज्वालामुखी बनी हुई उस वक्त वहां से भागना चाहती थी, लेकिन उस साड़ी में वह भाग भी नहीं सकती थी। खिड़की से बाहर देखा तो दूसरी मंजिल पर थी। हानिया ने खिड़की के स्लाइड ग्लास हटाया तो ठंडी हवाओं ने उसके जिस्म को छुआ तो उसके जिस्म में झुंझोरी सी भर गई। वो खिड़की के ऊपर चढ़ते हैं अभी बैठी हुई थी कि दरवाजा खोलने और हम अंदर दाखिल हुआ। हानिया उसको देखकर बुरी तरह से डर गई थी। उसे पर इतना डर हावी हो गया था कि बिना सोचे समझे उसने नीचे छलांग लगा दी, उससे पहले कि वह नीचे गिरती। और अरहम ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। वो हवा में झूल गई और अरहम खुद पर काबू पाते हुए उसके ऊपर की तरफ खींच रहा था, जबकि वह अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अरहम ने उसको ऊपर खींच लिया तो वह सीधी उसके ऊपर आ गिर गई। अरहम ने उसको कमर से पकड़े अपने तरफ वापस खींच लिया। वह घबराकर सर झुकाए हुए उसके चेहरे को देखने लगी। उसके ऊपर होने से उसकी बॉडी पर अरहम ने नजर जाकर ठहर गई। अरहम ने उसको पूरे झटके से पीछे ढकेला तो वह जमीन पर दूर जाकर गिरी। वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। वह अपनी शर्ट उतार कर फेंक कर भड़क उठा था। हानिया घबरा कर पीछे हटती कि पीछे की तरफ सरकती दीवार के तरफ जाकर लगी। उसका साड़ी का पल्लू नीचे हो गया। उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा चढ़ने लगा और वह अपने उस रूप से बिल्कुल अनजान थी। प्लीज अरहम, हमें जाने दीजिए। वह घबराए हुए बोलती हुई अरहम को सख्त गुस्सा दिला गई। जाने दिन में तुमने अब तुम्हारे साथ वो क्या होगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं वह उसकी टांगों से खींचते हुए, अरहम प्लीज कुछ मत कहिए। वह रोने लगी। यही तुम्हारा सजा है। तुमने पापा को मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों बताया? तुम मुंह बंद करके रख सकती थी। वह मेरे पास होती। अब मेरा सारा जुनून तुम ही बर्दाश्त करोगी। अरहम पक्की आंखों के उतरा हुआ खून देखकर उसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा। अरहम ने उसको एक झटके से अपनी बाहों में भर लिया और बिस्तर पर लाकर पटक कर वह इस हालत अरहम को देखे जा रही थी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। वह हाथ जोड़ रही थी क्योंकि उसके पास अब कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। उसकी बिखरी हालात को देखते हुए अरहम ने अपना मुंह फेर लिया। तुम सिर्फ 16 साल की हो, इसी वजह से आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना ये तुमने किया उसको नहीं भूलूंगा, ना किसी को भूलने दूंगा। सुबह हवेली जाकर सबको यही बोलना कि हमने एक साथ रात गुजारी है। एक साथ रात गुजारने का मतलब जानती हो ना? वह इसी बात का ताना देकर उस पर कस रहा था। अगर तुमने जरा से भी होशियारी की तो आज नहीं हुआ, उसको करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसको वार्निंग देते हुए कमरे से बाहर निकल गया। बाहर की ओर अपनी साड़ी के पल्लू ठीक करते हुए बुरी तरह रो रही थी। उसको और हमसे आज बहुत डर महसूस हो रहा था, इतना डर कि वह सो चुकी थी। वहां से निकलते हुए वो मम्मी के साथ हवेली छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहती थी। उसकी कोई जायदाद, कोई हवेली में
किसी किस्मत में कोई हिस्सा या रुतबा नहीं चाहिए था, क्योंकि इन सब के बदले उसको अरहम को सहना पड़ता। सारी जिंदगी के लिए उस खड़ूस इंसान को वह नहीं सहन कर पाएगी। सारी रात वह दिमाग में इन्हीं बातों के ताने बाने बोलती रही। सुबह के करीब वह कमरे में दाखिल हुआ तो हानिया फिर से घबरा कर उसको देखने लगी। उठो, शावर लो, फौरन से हमें हवेली के लिए निकलना है। अभी वह हुक्म देता हुआ खुद शीशे के सामने खड़ा होता बाल संवारने लगा। शावर, लेकिन क्यों? उसने पूछने पर वह अपने होंठ दांतों तले दबाकर गई। वह हमारे कहने का मतलब है कि इतनी ठंड है तो सर झुकाइए अंदाज में पूछा। मालूम नहीं शादी की सुबह शावर लिया जाता है और क्यों लिया जाता है, यह तुम अच्छे से जानती हो। वैसे भी तुम्हें ठंडा पानी से शावर लेने में नहीं कह रहा है। उठो, फौरन शावर लो और फिर से हुक्म देता हूँ। अब खुद पर परफ्यूम की बारिश कर रहा था। हानिया ने डरते डरते बाथरूम का रास्ता अपनाया। हमारे कपड़े, वह धीमे से आवाज में बोली। वह जो साड़ी तुमने पहन रखी है ना, इसी को फौरन पहनकर बाहर आ जाओ। फौरन से अरहम ने नफरत से उसे कहा, सिर्फ मुंह धो लो, बहुत ठंड है, नहाएंगे तो जम जाएंगे। एक नहाना और एक और हम दोनों से ही उसकी जान निकलती थी। पर उस वक्त ठंड में नहाना हानिया को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। अरहम परफ्यूम ड्रेसिंग टेबल पर पटकता हुआ उसके पास आया। बेहतर होगा कि चुपचाप जाकर शावर ले लो, वरना शावर लेने की वजह अगर मैंने दे दी तो रोती रहोगी। उसके इस अंदाज पर हानिया ने जल्दी से बाथरूम के अंदर जाते हुए दरवाज़ा लॉक किया। सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, फौरन से निकलो बाहर। अरहम की आवाज़ सुनती ही वो शावर लेने के लगी। ठीक 10 मिनट बाद वह आ गई और टपकती हुई बाहर नकली उसके बदन पर साड़ी और ब्लाउज चिपक गया और वह कहीं से भी 16 साल की लड़की नहीं लग रही थी। एक पल को अरहम को उसकी उम्र को लेकर फिर से शक हुआ। फिर उसने सोचा सब झूठ बोल सकते हैं, पर उसके पापा नहीं, उन्होंने भी उसकी उम्र 16 साल ही बताई थी। वह अरहम के पास आती उसको चौंका गई। वह थर थर काँप रही थी, उसके दांत भी बज रहे थे। अरहम ने एक पल को उस पर तरस आया, लेकिन फिर कल की वाकया सोचते हुए वो तरस फौरन दूर गायब हो गया। क्या बोला, क्यों बोला, कुछ भी वो समझ नहीं पा रही थी। वह माथे पर बल डाले उसके लंबे बालों को और दूसरे की उलझा हुआ माथे देखकर बाल डाले बोला। एकदम से वह छींक मारती हुई और हमको सख्त गुस्सा दिला गई। मुंह पर हाथ रखो पागल लड़की, वह उसको डांटते हुए बोला। नहाकर हमें इसी तरह उसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि वह फिर से छींक मार गई। चलो मेरे साथ, उसकी कलाई पकड़े और कमरे से बाहर निकाला, लेकिन साड़ी उसके बदन की बॉडी को खूब दिख रहा था। मजबूरन अरहम को अपना कोट उसको पहनाना पड़ा। हानिया ने शुक्र अदा किया। उसको वह गाड़ी में बिठाया और हवेली जा रहा था। हवेली पहुंचते ही अरहम उसके लिए हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो बुआ के साथ उसके मम्मी पापा भी वहाँ मौजूद थे। यह क्या हरकत की अरहम, तुम इसी लेकर कहाँ गए थे? हानिया को पूछ ही रहे थे कि अपने शहर वाले घर में रात रुके हैं हम वहाँ, और हमने एक साथ काफ़ी वक्त गुजारा है, जिसका मतलब मुझे अब विदाई आप मुझे दे दीजिए। अरहम बोलता हुआ अपने पापा पर घरे पानी डाल गया, यह जानते हुए कि वह अभी 18 साल की नहीं हुई थी। तुमने ये कैसे? उनको शौक में लग गया, जबकि हानिया मम्मी के सीने से जाकर लगकर रो रही थी। जब निकाह की कोई उम्र नहीं तो विदाई को क्यों इंतज़ार करना? ऐसे निकाह का यह अंजाम होता है। वह भी फौरन
जवाब देता हुआ बोला, इसके लिए भी मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो बच्ची है, तुमने ये क्या समझ रखा है खुद को? भाई साहब अरहम को कुछ नहीं कहिए, उसका हक था हानिया पर, और वैसे भी हानिया को पहचान पत्र में कम उम्र लिखी हुई है, जबकि वह 18 साल की है। बुआ ने जब उस पर बम फोड़ दिया, अरहम का चेहरा धुंधला धुंधला हुआ था। उसने यह यकीनी से हानिया की तरफ देखा। 16 का समझा उसे उसको छोड़ दिया था, लेकिन वह तो 18 को निकली। यह तुम सच कह रही हो? आवेश साहब यकीन नहीं हुआ, जबकि हानिया को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी मम्मी को रोके कि जो उसका बंडा फूट गई। जी भाई, यह सच है। आप चाहे जब मर्जी हानिया की विदाई ले ले, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। शबाना की बात पर अरहम को शौक लग गया। वो अपना मुंह फिर से फेर लिया, अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके पापा की बातें उसके काटने तक कान तक टकराई, जो कि हालात अब पैदा हो गए हैं, इसीलिए मुझे आज ही हानिया बेटी की विदाई चाहिए। वो अपने होंठ भींच गया, लेकिन बिना कुछ कहे वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और नीचे सब अब उनकी विदाई की तैयारियों में लग गए थे। वह हानिया को सबक सिखाने वाला था और कहाँ अब सारी बाजी ही पलट गई थी। उसको खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्यों वह हानिया को लेकर गया, और जब लेकर गया तो उसको अच्छे से सबक सिखा ही देता। और अभी भी कौन सा कुछ बिगड़ा था? वह उसके पास हमेशा के लिए जा रही थी, और यह भी बहुत बड़ी कामयाबी थी। एक बार मेरे हाथ लग जाए तुम्हारी यह 16 साला वाला, तुम्हारा वह हाल करूँगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी तुम। वह दिल ही दिल में उससे बात कर रहा था, जबकि वह उस वक्त अपने मम्मी की गोद में सर रखकर डरी सहमी बैठी हुई थी, और सुभाना बेगम उसको लगातार समझा रही थी, जो विदाई के लिए इंतजार कर रही थी। बेटा, जो कुछ हो चुका है उसके बाद विदाई अब हो जाना ही चाहिए। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी बेटी के कैरेक्टर को कीचड़ उछाले। सुभाना बेगम की बात पर हानिया हिचकिचाई से रोई। मम्मी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया मेरे साथ, सिर्फ रात अपने शहर वाले घर पे रखा है मुझे। और वह अभी बात कर रही थी कि नाहिद बेगम को बुलवा आ गया और वह उठकर चली गई। हानिया अभी तक उसे साड़ी में थी और हमको कोट पहने हुए, जिन चीज़ से वह रात को अपना कम उम्र की वजह से बच गई थी, आज बस मिलकर उसको शेर के आगे उसको डाल रहे थे। हानिया सिसक कर उठी और वह उसी वक्त जख्मी शेर, और कोई भी शक नहीं था कि वो हानिया को चीर फाड़ कर खाता। मुझे नहीं करनी विदाई, कैसे समझाऊं मम्मी को? एक काम करती हूँ, भाग ही जाती हूँ। वह दिल ही दिल में प्लानिंग कर रही थी, और फिर दिल बड़ा करके उसने भागने का प्लानिंग कर लिया। कहीं भी चली जाती, लेकिन अरहम के हाथ में से बचना चाहती थी। उसको अरहम से बहुत डर लग रहा था, और इतना ज़्यादा कि वह हवेली से भागने की प्लानिंग कर रही थी, और इस बात का तो वह अपने मम्मी से भी जिक्र नहीं करती। रात तक हवेली में बहुत रौनक हो गई थी। हानिया को दुल्हन की तरह सजाया गया, ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया, पर शॉर्ट नोटिस पर करीबी रिश्तेदारों को भी इकट्ठे हो गए थे। हानिया खुद को बेबस महसूस कर रही थी, जैसे उसको शेर के आगे डालने से पहले बहुत खूबसूरती से सजाया जा रहा था, ताकि शेर उसको छोड़े ही नहीं। कुछ देर के लिए ही सही उसको अकेला छोड़ दिया। वह एक बड़ी सी शॉल निकाल कर खुद पर उड़ गई। एक पल को हानिया के कदम कांप गए। उसको यह सब करना ठीक नहीं लग रहा था कि सबकी इज्जत पर बात आ जानी थी, लेकिन वह अरहम के साथ किसी भी तरह का ताल्लुक जोड़ना नहीं चाहती थी। उसकी नज़रें अब वह एक खूंखार भेड़िया था। वह उसको आज बहुत से जानवरों जैसा लग रहा था। अपना हल्क पर
उतारकर पत्थर की तरह खामोशी से नजर बचाती हुई हवेली के पीछे के हिस्से की तरफ बढ़ गई। अपने अंजाम से बेखबर वह एक बहुत बड़ा कदम उठा गई जिसने उसकी जिंदगी में भूचाल लाकर आना था। भाई साहब शबाना को परेशानी भरी आवाज में आवेश साहब को और अरहम की तरफ टकराई थी। मेहमानों से माफी मांगते हुए अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। अरहम भी 2 कदम की दूरी पर रुक गया। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? शबाना के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। वह हानिया कमरे में नहीं है, इतना बताते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अरहम की मुट्ठियां सख्त से बंधी हुई। यह क्या बोल रही हैं? आप अंदर ही होगी ना? आप अच्छी तरह देखिए। वो भी एकदम परेशान हो उठा। मैं अब सब के तरफ देख चुकी हूँ। थोड़ी देर पहले वह कमरे में ही थी पर अब कहीं नहीं है। उनकी बात पर आवेश साहब ने पलटकर बेटे की तरफ देखा जिसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वह उन्हीं कदमों से हवेली से बाहर निकलता हुआ चला गया। अच्छा, आप किसी से जिक्र नहीं करिए और हम उसको ढूंढ लेगा। आवेश साहब ने अपनी बहन को तसल्ली दी। वह आंखों में आंसू लिए ही हिचकी भर गई। उन्होंने अपनी बेटी से इतना ज्यादा बेवकूफ़ी की उम्मीद कभी नहीं की थी। अब उन सब का के बाद और हम उससे ताल्लुक रखेगा। एक भीगी हुई लड़की को कौन अपनाता है भला? उनको हानिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। हानिया मंजिल को नीचे बिना ही भागे जा रही थी। उसको बस अरहम से दूर जाना था और किसी को खबर हो या नहीं, सलीम तक यह खबर पहुंच गई थी कि वो गांव भी फिर रहा था। जब उसको वह नाजुक सी लड़की दिखाई दी पर अच्छी तरह शॉल लपेटे हुए वह दुल्हन के कपड़ों में थी। उसके बिल्कुल सामने गाड़ी रोकते हुए वह उसको सर से लेकर पैर तक देखने लगा था। अरहम की इज्जत सड़कों पर थी। सलीम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। क्या लड़की, क्या तुम्हें मदद चाहिए? बहुत नरमी से हानिया से सवाल करता हुआ वो अपने जीप से नीचे उतरा था। हानिया डर कर एकदम पीछे हट गई जबकि चेहरे को अच्छी तरह ढक लिया था। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जहाँ कहोगी वहाँ पर छोड़ दूंगा। वह उसके पास आता हुआ उसको बुरी तरह से परेशान कर रहा था। हानिया ने अपने आसपास देखा तो कोई नहीं था। रात का पहर था। गांव वाले भी तो शाम नहीं होते अपने घर वालों में चले जाते हैं। ऐसे में रात को वह किससे मदद मांगती? हानिया यूं ही अपने कदम पीछे ले जाती और डर क्यों रही है? मैं अरहम थोड़ी हूँ, दरिंदा तो सलीम नहीं हूँ। बहुत ही नरम व्यवहार में मुझे लड़कियों को बहुत अच्छे से ट्वीट करना आता है और मैं गुस्सा भी बिल्कुल नहीं करता। चाहो तो आजमा लो। सलीम ने 2 कदम की दूरी पर रुकते हुए हानिया को उसके शब्द भी अच्छे नहीं लगे क्योंकि उसकी आंखों में मौजूद शय हैवानियत वह देख चुकी थी। पीछे होते हुए वह उल्टे कदम भागी थी कि सलीम ने उसको देखकर दरिंदगी भरी हंसी हंसी और वापस अपने जीप के तरफ बढ़ता हुआ ड्राइवर से गाड़ी उसके पीछे लेने को बोला। हानिया डर कर भागती हुई पीछे पलटकर एक नज़र उसको तरफ देखते हुए बुरी तरह लड़खड़ाकर मुंह के बले गिरने लगी कि किसी ने फौलाद जैसे सीने से जाकर टकरा गई। वह उस इंसान ने उसको अपने बाहों में भरते हुए गिरने से बचा लिया था। सलीम की गाड़ी वहीं पर पीछे रुक गई। सामने ही अरहम खूंखार आंखों के लिए उसको घूर रहा था। सलीम ने मुंह बनाते हुए ड्राइवर को गाड़ी में वापस मोड़ लेने को कहा। वह अरहम के इलाके में अरहम से पंगा नहीं ले सकता था और था भी डीएसपी, उसका कुछ हक नहीं था। सीधा जेल में ले जाकर बंद कर देता। उसके वापस सामने ही खूंखारी दिखाता। उससे कोई पंगा नहीं ले सकता था। डीएसपी उसका कुछ हक भी नहीं था। सीधा जेल में ले आकर बंद कर देता। और हमने गुस्से से हानिया को देखा। हानिया के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। बिना उसको कुछ कहे वह हवेली के वापस लिए
पहुंची। उसको हवेली के पीछे के हिस्से से लिए अंदर दाखिल हुआ ताकि उसकी इज्जत पर कोई दाग ना आए। सुभाना बेगम ने हानिया को सही सलामत देखा तो शुक्र अदा करने लगी। वह अम्मी के सीने से लगकर आगे बढ़ी। उन्होंने जोर से एक थप्पड़ हानिया के गाल पर मार दिया और लड़खड़ाकर पीछे जाकर गिर गई। उसने अम्मी का मारा थप्पड़ उसके गाल पर बहुत तेज लगा था। होंठ का किनारा फट गया था। वह अब मुश्किल से उठाते हुए अपने होंठ से खून पासता देख गई। सुभाना बेगम ने एक और थप्पड़ उसके घर पर उसको दोबारा मार दिया। अब की बार उसको दोबारा बुरी तरह से चक्कर आए। वह लहराकर जमीन पर गिर गई। नाबिदा बेगम उनको रोक कर आप जो छिपाए फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी ने मुझे आज किसी काबिल नहीं छोड़ा। दिल चाहता है कि अपने हाथों से इसका गला दबा दूं। नाबिदा बेगम ने जमीन पर गिरी हानिया को बहुत मुश्किल से सहारा देते हुए उठाया और वह चकराते हुए सर के साथ अपनी मम्मी को देखते हुए हिचकी भर गई थी। खुद को संभाला। सुभाना इस वक्त ऐसी बातें का टाइम नहीं है। सब मेहमान इकट्ठे हैं। क्यों अपनी इज्जत का तमाशा खुद बना रही हो तुम? जिसे भी नहीं पता उसको भी पता चल जाना चाहिए। नाहिदा बेगम अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली, जब हानिया का सर झुका हुआ था, मेरा आज के बाद इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है और हमसे कहिए इसके साथ जो करना है सलूक कर सकता है। विदाई वाले दिन हवेली से भाग के साबित कर दिया कि यह मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई है। एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। मम्मी हानिया तड़प कर अपनी मम्मी की तरफ बढ़कर, खबरदार जो मेरे पास आई, दूर रहो तुम मुझसे। वह मुझे फेर गई। नाबिदा बेगम मौके की नजाकत को देखते हुए हानिया को घूंघट उड़ाया और बाहर लेकर आई, जहां पर औरतें रिश्तेदार सब मौजूद थी। लेकिन थोड़ी देर में उसकी खराब तबीयत का बहाना बनाकर उसको नौकरानी के साथ अरहम के कमरे की तरफ भिजवा दिया जहां सजावट हुई थी। हानिया के रोंगटे फिर से खड़े हो गए थे। जिससे बचने के लिए उसने यह हवेली से कदम बाहर निकाला था, फिर से उसी कैद में आ गई थी। हानिया का सांस हल्का पड़ गया और उस पर एक बार फिर से अरहम का डर हावी होने लगा। काफी देर बाद दरवाजा खुला था। आने वाला अरहम ही था। दरवाजा लॉक होने की आवाज आई तो घूंघट में वह लड़की अपना दिल हलक में आता हुआ महसूस करने लगी थी। उसके पूरे जिस्म पर कपकपाहट छा गई थी। अरहम ने अपना कोट उतार कर एक तरफ उछाल दी। अगले ही पल वह कमीज भी उतार कर दूर उछाल गया। उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। सलीम ने उसकी इज्जत को सड़कों पर देखा। यह तो शुक्र था कि उसने हानिया को छुआ भी नहीं, वरना वह सलीम के साथ साथ उस लड़की को भी काट डालता। आगे बढ़कर गुस्से से उसका घूंघट उल्टा किया तो उस लड़की का रंग सफ़ेद पड़ा हुआ था, जैसे उसका सांस रुक गया हो। उसके एक गाल पर थप्पड़ के निशाने थे, लेकिन उसकी सांस नहीं लेना। अरहम के हाथ पैर फूल गया था। हानिया, हानिया, होश में आओ, उसके चेहरे पर थपथपा दिया। वह उसको होश दिला रहा था, जिसका जिस्म भी ठंडा पड़ने लगा था। पर अरहम का डर इतना ज़्यादा छा गया था कि वह अपने होश हवास में नहीं रही। अरहम ने उसके चेहरे पर झटके दिए, उसको अपनी सांसें दी, उसके बार बार होश दिला रहा था। जिसकी आंखें खुली हुई थी लेकिन वह सांस नहीं ले रही थी। बिना पलक झपकाए वह अरहम को देखे जा रही थी। अरहम ने उसके चेहरे पर झुकते हुए उसकी सांसों को खींचा। एक झटके से वह गहरी सांस भर गई। हानिया, ओपन योर आइज, उसके होंठ पर झुके वह हल्की आवाज में बोला था। हानिया की तरफ से उसके शब्द टकराए। उसके लहजे में दर्द था। हानिया को सांस लेता देख उसको अपनी बाहों में सख्ती से भींच गया और गहरी सांस भरकर एक पल को
उसको लगा कि वह हानिया को खो चुका है और वह उसको बहुत ज़्यादा डर खा जाएगा। और हमको अंदाज़ा नहीं था कि उसका चेहरा अपने सामने करते हुए फिर से उसके चेहरे को हाथों से भरता हुआ उसके होठों को मीठी मीठी प्यार को एहसास देने लगा। और देना तो उसको सजा चाहता था, लेकिन उसका डर देखते हुए वह सब कुछ साइड कर रखा था और वो खुद को करीब कर लिया था। और हम उसका दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखते हुए उसके ऊपर झुक गया। वो घबरा गई। कोई तकलीफ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा, बस अपना हक लूंगा जो रात को छोड़ दिया। तुम्हारी कम सुनी की वजह से, तुम्हारे इस नाजुक होने की वजह से कैसे खुद पर काबू पाया यह तो दिल ही जानता है, पर आज तो अपने गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो। वह चैप्टर क्लोज कर दिया तुमने। अरहम के माथे पर बल पड़ गए। वह उसको क्या बताता कि वह शिवा के घर गया था, जहां उस पर एक राज खुल गया। उसकी मम्मी उसको समझा रही थी कि डीएफपीसी कैसे काबू करना है। दिल को एक तरफ कर दो, डीएसपी को काबू कर लो। और शिवा भी उनके हम ख्याल बन गई थी और अरहम अपना प्यार वहीं पर मार आया था। वह बात वह हानिया से कर भी नहीं सकता था। अपने प्यार का मजाक कैसे बनाता, इसीलिए उसने दिल ही दिल में हानिया को अपनाने का फैसला कर लिया था, जो उसके मम्मी पापा की पसंद थी। लेकिन हानिया ने भागकर फिर से अरहम के गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। वह भी अब उतार गया था। मुझे डर लग रहा था। हानिया का नन्हा सा दिल घबराया। डरना भी न चाहिए। वह हमें उसके दोनों हाथों से यानी कि उंगलियां उगलाए हुए होंठों पर झुकता हुआ उसको काबू कर गया। हानिया की कोशिश भी दम तोड़ गई थी। रात गुजरती चली गई। वह दोनों एक दूसरे के पास सब कुछ भुलाते दो जिस्म एक जान बन गए। मम्मी माफ़ कर दीजिए ना। वह कोई 10वीं बार उसे माफ़ी मांग रही थी, लेकिन सुबना बेगम उसको बिल्कुल भी माफ़ करने के मूड में नहीं थी। अब अरहम ने माफ़ कर दिया है तो आप क्यों नहीं कर देती? अपने तो मुझे कल 2 थप्पड़ मार दिए। वह रूठे हुए अंदाज में बोलने लगी, लेकिन मेरा बस चलता तो थप्पड़ से तुम्हारा मुंह और लाल कर देती। वह गुस्से में माथे पर बल डालते हुए बोली, बुआ आपने कल तो हानिया पर हाथ उठा लिया और दोबारा मत उठाइएगा। हानिया मेरी बीवी है, यह मेरी जिम्मेदारी है। और पापा, मैं हानिया को शहर ले जाना चाहता हूँ और वहीं पर मेरे साथ रहेगी और उसकी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा। सुबना की आंखों में आंसू भर आए थे। हानिया की आंखों की चमक उठी थी। डीएसपी तो कमाल का निकला, मैं तो ऐसी डर रही थी। प्यार भरी निगाहों और हमको देखती हुई थी। उसको देखने लगा। उसकी आंखों में प्यार का छाया हुआ था। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वह इसलिए लेकर जा रहा हूँ कि तुम मुझे वहीं पर साड़ी दोबारा से पहन कर दिखाओगी। जिसको देखते हुए मेरी आंखों में नशा छा गया था। वह उसके कानों में यह शब्द कहते हुए बाहर निकल गया था, जबकि हानिया के चेहरे पर शर्म सी लाली मुस्कान सज गई थी, क्योंकि वो तो यही चाहती थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।